नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौर्य पूर्व भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों के बारे में। इस टॉपिक में मुख्यतः चर्चा होगी भारत पर प्रथम आक्रमण जो कि ईरानियों के द्वारा किया गया, उसके बाद यूनानी आक्रमण की जो ईरानियों के बाद हुआ। ईरानी आक्रमण में किसने भारत पर पहले आक्रमण किया, इसमें चर्चा होगी। उसके बाद यूनानी आक्रमण में सिकंदर के आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव हुआ, ईरानियों के आक्रमण का क्या देश पर प्रभाव पड़ा, सिकंदर के आक्रमण का क्या देश पर प्रभाव पड़ा, इन सब बातों का इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण। मौर्यों से पहले, मौर्य वंश की स्थापना से पहले विदेशियों ने जो भारत पर आक्रमण किए उनके बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण की मुख्य रूप से। तो जिस समय भारत पर आक्रमण हुए विदेशियों के, उससे पहले भारत में 16 महाजनपदों का उदय हो गया था। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की समाप्ति के बाद भारत में 16 महाजनपदों का युग चल रहा था। उन महाजनपदों में उस समय मगध महाजनपद, जो कि बहुत विशाल उसमें था, अपने साम्राज्य को लगातार फैला रहा था चारों ओर। मगध की शक्ति बढ़ रही थी लगातार, और भी कई महाजनपद थे। लेकिन यहाँ पर भारत के जो पश्चिमोत्तर प्रांत था, वहाँ छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे जनपद थे, जो आपस में अपनी संकीर्ण विचारधारा के कारण आपस में लड़ते थे। कोई संयुक्त शक्ति का अभाव था। तो जितने भी भारत पर आक्रमण हुए, चाहे वो यूनानी आक्रमण हो, ईरानी आक्रमण हो, मुगलों का आक्रमण हो, वो सभी इसी रास्ते से आए। इस रास्ते मतलब पश्चिमोत्तर भारत के रास्ते से आए। क्यों? इसका मुख्य कारण ये है कि भारत के इस भाग में, यहाँ इस वाले भाग में हिमालय पर्वत विद्यमान है। हिमालय पर्वत है। उस समय जो भी आक्रमणकारी हुए, उनके पास इतनी विशाल शक्ति नहीं थी, संगठन शक्ति, जिससे कि वो हिमालय को पार करने की क्षमता रखते हो। उनके पास ऐसा संगठन नहीं था कि वो हिमालय को पार कर सकें। इसके अलावा इधर यहाँ चारों ओर देखा जाए तो समुद्र है। तो उस समय किसी भी विदेशी के पास इतनी मजबूत नौसेना नहीं थी कि वो समुद्र पार करके आ सके। तो अब चारों ओर समुद्र है, तो नौसेना इतनी अच्छी नहीं थी कि लोग समुद्र पार करके आ जाए। यहाँ हिमालय है। अब भारत में आने का एकमात्र रास्ता बचता है, वो है उत्तर पश्चिम भाग। उत्तर पश्चिम भाग में कोई संयुक्त शक्ति नहीं थी, केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो विदेशियों को रोक सके। तो जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए, चाहे मुगल हो, ईरानी हो, अफगानी हो, जो भी आए, वो इसी रास्ते से होकर आए। लेकिन अंग्रेजों को छोड़कर, अंग्रेजों के पास अच्छी नौसेना थी, तो अंग्रेज समुद्र के रास्ते से आए थे, लेकिन बाकी लोग इसी रास्ते से आए। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? तो भारत पर जो प्रथम आक्रमण, मौर्य प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ, वो ईरानियों के द्वारा हुआ। तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाले ईरानी लोग थे। और ईरान में एक वंश है हकामनी वंश। हकामनी वंश के संस्थापक थे साइरस द्वितीय। 528-529 ईसा पूर्व साइरस द्वितीय ने हकामनी वंश की स्थापना की थी। और ईरानियों को पारसी भी कहा जाता है। जैसा कि हम प्राचीन काल से ईरान से हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। और उनका जो प्राचीन ग्रंथ है अवेस्ता में भारतीयों को हिंदू कहा गया है, जो कि संस्कृत शब्द सिंधु से बना हुआ है। इसके अलावा अवेस्ता में और भी भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। तो ईरानियों से भारतीयों के प्राचीन सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। तो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ, ईरानी आक्रमण हुआ। और ईरानी आक्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति था साइरस द्वितीय। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला व्यक्ति कौन था जिसने कि भारत पर आक्रमण किया? तो पहला व्यक्ति था साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय ने आक्रमण तो किया, लेकिन वो यहाँ पर राज्य स्थापित नहीं कर पाया। वो यहाँ के सीमावर्ती क्षेत्रों में आक्रमण करके लौट गया। लेकिन सबसे पहले सफल आक्रमण करने वाला व्यक्ति था डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, जिसको कहा जाता है। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने भारत पर सफलतापूर्वक हमला किया और यहाँ भारत में राज्य स्थापित किया। इसने
भारत के गांधार और पंजाब क्षेत्र को जीत लिया और अपना 20वां प्रांत बनाया। इसके कुल 23 प्रांत थे ईरान में, उसने भारत को अपना 20वां प्रांत बनाया था, इन दोनों क्षेत्रों को मिला के गांधार और पंजाब को, और इससे उसे 360 टैलेंट स्वर्ण भूमि प्राप्त होती थी। ये टैलेंट ईरानी मुद्रा है, 360 टैलेंट की उसको प्राप्ति होती थी इस प्रांत से लगान के रूप में, और अन्य उसके क्षेत्र में इसको प्राप्ति होती थी 360 टैलेंट की। तो इस गांधार और पंजाब के क्षेत्र को उसने अपना 20वां प्रांत बनाया। इसके अलावा उसने यहाँ पर अपनी एक सत्ता भी स्थापित करी जो कि डेरियस थर्ड तक के समय तक चलती रही, जब तक सिकंदर ने आक्रमण में अर्बेला के युद्ध में डेरियस तृतीय को नहीं हरा दिया, तब तक उनका प्रभाव इस क्षेत्र में, उनका राज्य स्थापित रहा ईरानियों का। ईरानी आक्रमण का सबसे बड़ा प्रभाव था खरोष्ट लिपि का जन्म। खरोष्ट लिपि यूनानी अरमाइक लिपि से विकसित हुई, तो इस ईरानी आक्रमण का पहला प्रभाव था खरोष्ट लिपि का जन्म। आपने अशोक कैलिकोमेन चालुक्यों के बारे में पढ़ा होगा, ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी और ब्राह्मी। तो इसी खरोष्ट लिपि का जन्म इस अरमाइक लिपि से विकसित हुई है लिपि। इसके अलावा मौर्य कला पर ईरानी प्रभाव पड़ा। मौर्य कला पर राजप्रसाद और स्तंभ जो मिलते हैं वो ईरानी कला से प्रभावित मिलते हैं। आर्थिक संबंधों का विकास, ईरानी आक्रमण के फलस्वरूप भारत के आर्थिक संबंध ईरान से बने। ईरानी मुद्रा का प्रचलन, यहाँ उनके आक्रमण के फलस्वरूप ईरानी मुद्रा प्रचलित हुई। स्वर्ण में इसको डैलर कहा जाता था और रजत मुद्रा में सिंगलोई कहलाती थी। अब बात करते हैं यूनानी आक्रमण की। तो अगर हम विश्व मैप में देखें तो पहले ईरान आता है और बाद में यूनान आता है। तो पहले ईरानियों ने हमला किया, उसके बाद यूनानियों ने भारत पर हमला किया, और यूनानियों के हमले का मुख्य जो सूत्रवाहक था या मुख्य सूत्र था वो था सिकंदर महान, जिसने भारत पर 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला किया। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मकदूनिया में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का राजा बना और 329 ईसा पूर्व में फिलिप की हत्या हो गई। फिलिप की हत्या हो जाने के बाद 329 ईसा पूर्व में सिकंदर मात्र 20 वर्ष की आयु में मकदूनिया का सम्राट बना और धीरे धीरे उसने संपूर्ण यूनान पर अधिकार कर लिया और वो पूरे यूनान का सम्राट बन गया। यूनान का सम्राट बनने के बाद सिकंदर के मन में विश्व विजय करने की लालसा जागी। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। उन्हीं अरस्तु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में उसने विश्व विजय के लिए कदम बढ़ा दिए और विश्व विजय करने के क्रम में उसने 327 ईसा पूर्व में भारत की ओर कूच किया। तो भारत पर आक्रमण करने से पहले सिकंदर ने डेरियस थर्ड जो कि ईरानी सम्राट था उसको अर्बेला के युद्ध में हराया। और ऐसा मालूम होता है कि जब डेरियस थर्ड को हराया उस समय डेरियस तृतीय का शासन भारत में था और भारतीय सेनाओं ने सिकंदर के खिलाफ डेरियस तृतीय की तरफ से युद्ध भी किया था। और अर्बेला के युद्ध में डेरियस थर्ड को हराकर सिकंदर ने भारत में हिंदू कुश दर्रे को पार करके प्रवेश किया और उस समय था 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व हिंदू कुश दर्रे या हिंदू कुश पर्वत को पार करके, जो कि हिमालय का भाग है, सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया। और सिकंदर के भारत में प्रवेश करते ही तक्षशिला जो कि सीमावर्ती राज्य था वहां का शासक था आम्भी ने सिकंदर की शक्ति के सामने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया और उससे मित्रता कर ली। उसके बाद अभिसार के राजा ने भी आत्मसमर्पण कर दिया बिना लड़े। सिकंदर का सफल प्रतिरोध करने वाला पंजाब का राजा पोरस था, जो इन दोनों के बीच हाइडेस्पीच या झेलम का या वितस्ता का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पोरस ने बड़ी वीरता का परिचय दिया, बड़ी बहादुरी से पोरस लड़ा और लेकिन बड़ी बहादुरी से लड़ने के बाद ही पोरस अंततः हार गया। सिकंदर उसकी वीरता से बड़ा प्रभावित हुआ, उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ और उसका जीता हुआ राज्य पोरस को वापस कर दिया और उसे अपना और उसका मित्र बन गया। पंजाब विजय के बाद सिकंदर और शेष भारत को जो बचा हुआ भारत को जीतना चाहता था और इसी के लिए उसकी सेना ब्यास नदी को उस पार आ गई, लेकिन सेना ने ब्यास नदी को सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। इसका मुख्य कारण ये था कि सिकंदर की सेना कई दिनों से लगातार युद्ध करती आ रही थी, तो उन पर मानसिक थकावट हावी होने लगी थी। और दूसरा कारण ये था कि
सिकंदर का जो यूनानी मौसम या यूनानी वातावरण दूसरा था, भारत में वातावरण दूसरा था, इसलिए इस वातावरण से वो सामंजस्य नहीं मिला पा रहे थे। तीसरा और मुख्य कारण ये था कि ब्यास नदी के उस पार मगध साम्राज्य की सीमाएं शुरू हो जाती थी और मगध साम्राज्य उस समय बहुत शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य था, उसकी सेनाएं बहुत शक्तिशाली थी, वहां का शासक धनानंद बड़ा क्रूर और अत्याचारी था। तो इन सभी बातों को दिमाग में रखकर सिकंदर के सैनिकों ने सोचा कि जब एक छोटे से देश पंजाब के राजा एक छोटे से देश पंजाब के राजा पौरस ने इतनी बहादुरी का परिचय दिया, बड़ी बहादुरी से लड़ा, तो कहीं मगध साम्राज्य तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, तो उससे हम कैसे लड़ेंगे। तो इन्हीं सब कारणों से उनका आत्मविश्वास हिल गया और उन्होंने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया और आगे भारत में प्रवेश करने से मना कर दिया और सिकंदर को वापस लौटने का निर्णय लेना पड़ा। सिकंदर वापस उसी रास्ते से लौटा, 325 ईसा पूर्व में सिकंदर वापस उसी रास्ते से लौटा जिस रास्ते से वो आया था। तो वापस लौटते समय उसे कई गणराज्यों के विरोधों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन गणराज्यों को वो कुचलते हुए आया था या हराते हुए आया था। तो इनमें क्षुद्रक और मालव गणराज्य प्रमुख थे। मालव गणराज्य वालों ने सिकंदर का कड़ा प्रतिरोध किया और सिकंदर से एक भयानक युद्ध किया, लेकिन अंत में मालव गणराज्य की पराजय हुई। इस युद्ध में सिकंदर बुरी तरह घायल हो गया और मालव गणराज्य वासियों के स्त्रियों, बच्चों और सभी लोगों का भीषण नरसंहार किया गया और उस नरसंहार के बाद घायल सिकंदर आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद वह सिंधु नदी के किनारे पहुंच गया। सिंधु नदी की तराई में पहुंचकर उसे वहां के शासक मूसिकैनस से भी युद्ध करना पड़ा। वहां सिंधु नदी किनारे पहुंचकर सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित किया। पहला भाग उसने जल सेनापति निर्याकस के उसमें सेनापतित्व में समुद्र के रास्ते भेजा और दूसरे स्वयं वह पैदल रास्ते से आगे बढ़ा। सिकंदर भारत में 19 महीने रुका और 325 बीसी में वह यहाँ से वापस लौटा। उसने अपने जीते हुए राज्य को 6 प्रांतों में बांटा। इन 3 प्रांतों को उसने यूनानियों क्षत्रपों को दिया, बाकी 3 प्रांतों को उसने अभिसार के राजा पौरस और आम्ही में बांट दिया। इस तरह से जब सिकंदर यहाँ से लौटा तो घायल हो गया था और उस बेबीलोन पहुंचकर 323 ईसा पूर्व में मात्र 33 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। उसने सेल्यूकस निकेटर को अपने जीते हुए प्रांत का राजा बना दिया। मरने से पूर्व उसने जीते हुए प्रांत का राजा बना दिया और इस तरह से सिकंदर की मृत्यु हो गई। और सिकंदर के कुछ ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि सिकंदर के अंदर शब्द ये थे कि भारत पर आक्रमण करना उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। सिकंदर के आक्रमण के भारत पर बहुत प्रभाव हुए। इतिहासकार विसेंट स्मिथ के अनुसार सिकंदर आंधी की तरह आया और तूफान की तरह वापस चला गया, लेकिन भारत फिर भी अपरिवर्तित रहा। इसके बाद कुछ नवीन नगरों का उसने निर्माण किया, जैसे कि उसने निकैया नाम का नगर बसाया। उसके प्रिय घोड़े का नाम बहुकेफला था। जब उसको घोड़े की मृत्यु हो गई जिस स्थान पर, उसी स्थान पर उसने बहुकेफला नाम का नगर बसाया। इसके अलावा उसने सिकंदरिया नामक एक नगर बसाया। तो इस नवीन नगर बसाए। इसके अलावा गांधार शैली का विकास हुआ। गांधार शैली, जैसा कि आप पढ़ेंगे बाद में बौद्ध धर्म में, कि बुद्ध की अधिकतर मूर्तियां गांधार शैली में बनी हुई हैं, क्योंकि बुद्ध की जो मूर्ति बनी है वो यूनानी देवता अपोलो की तरह बनी हुई है। तो सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव ये हुआ कि गांधार शैली का विकास हुआ, भारत का एकीकरण संभव हो सका। ये सिकंदर का आक्रमण ही था जिससे भारतीय राजाओं को ये विदित हो गया कि यदि भारत को विदेशी आक्रामकताओं से बचाना है तो भारत को एक एकीकरण करना आवश्यक है। जो छोटे छोटे राजा हैं, छोटे छोटे जनपद हैं, इनको एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य में बदलने की आवश्यकता है। और इसके लिए इसी का परिणाम ये रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की एक विशाल मौर्य वंश की स्थापना की जो संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। इसके अलावा प्रभाव व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। भारत का यूनान से व्यापार और वाणिज्य व्यापार बढ़ने लगा और सांस्कृतिक संबंध भी विकसित हुए। इसके अलावा एक और मुख्य प्रभाव इतिहास का तिथिबद्ध लिखना।
यूनानी आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ये पड़ा कि इतिहास को तिथि के अनुसार बाय डेट लिखने में बहुत सहायता मिली और इसका मुख्य कारण था यूनानी लेखक जो कि सिकंदर के साथ आए थे, जिसमें कि अरिस्टोबुलस, निरियार्कस, आर्यसिकट्स मुख्य थे। इन्होंने यूनानी ग्रंथों में तिथि के अनुसार लिखा, उसी से भारतीय इतिहास लिखने में बड़ी सहायता मिली। तो भारतीय इतिहास को तिथि के अनुसार लिखने का क्रम सिकंदर के आक्रमण से ही शुरू हुआ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको हम प्रतिदिन की करंट अफेयर्स उपलब्ध कराते हैं। धन्यवाद।